Hello, hi everyone. How are you all doing? I hope you all are doing good, studying well, utilizing your time. Because आपका जो ड्रीम है कि नहीं है ड्रीम है ना, व्हाइट कोट पहनना है, स्टेथोस्कोप डालना है गले के वहां पर, एंड देन यू हैव टू गो टुवर्ड्स योर ड्रीम, दैट इज यू हैव टू एंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। Right, I hope you all are solving questions, you all are solving MCQs, because MCQs are equally important when you are studying. ठीक है, जितना ज्यादा आपका important है नोट्स प्रिपेयर करना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखना, उतना ही आपके लिए MCQ भी करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक आप अच्छे से MCQs नहीं करते हो, पहला तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है यानी आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। फिर दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट। सी, टाइम मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप टाइम पे अपना पेपर कवर नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा लेट चलेगा, राइट, जब आप पेपर स्टार्ट करते हो धीरे धीरे आप लेट होते जाओगे, तो उतना ज्यादा टेंशन बिल्डअप होगा, जितना ज्यादा टेंशन बिल्डअप होगा चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप रॉन्ग हो जाओगे। करेक्ट। तो प्लीज बेटा, जब आप MCQ सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट करते हो, तो टाइम का बहुत ही ज्यादा ध्यान दें। तो आज हम करने वाले हैं अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बहुत लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बचा है, ठीक है। दो ही वीडियोस आएंगे अब इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स। ब्लड वेसल्स का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। वो जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो की, लाइक इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं अटैच कर दूंगी, सो दैट इट गोज विद द फ्लो, ठीक है। और MCQ सॉल्व कर रहे हो ना, रोज MCQ अपलोड हो रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। यस, तो उसे भी सॉल्व करो। 40-45 सेकंड्स में आपके 6 MCQs हो जाते हैं, रैंडम MCQs हो जाते हैं, तो आपको समझ में आता है आपको कितना आता है कितना नहीं। प्लस एक फुल शॉर्ट वीडियोस भी चल रहे हैं जहां पर 25-30, ज्यादातर तो 40 MCQs कवर हो रहे हैं एक चैप्टर के, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को हम ECG भी कहते हैं। आपने ना मतलब मूवीज देखी होगी, करेक्ट। अभी तो बहुत आई थिंक आप में से भी बहुत लोगों ने अभी KGF मूवी देखी है। आई होप ना देखी हो यार, बिकॉज आपने कितना समय बर्बाद कर दिया उसमें अपना। खैर, मूवीज में, टेलीविजन में आप देखते हो ना, पेशेंट्स बहुत सीरियस हो जाते हैं, ऐसे वो मशीन लगाई हुई होती है, उसमें पीप करके आवाज आती है, एंड फिर फाइनली धक्का लग जाता है, कह देते हैं द पर्सन इज डेड, करेक्ट। तो वो पीप का जो आवाज होता है, वो जो साउंड होता है, वो जो मशीन होती है, वो क्या होती है? वो एक्चुअली आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सी बच्चा ध्यान दो, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये मशीन है, ठीक है, ये आपकी मशीन है। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और वो मशीन से जो पेपर निकलता है ना, ये देखो ऐसे पेपर निकलता है, आपने देखा होगा पेपर में इम्पल्सेस ऐसी बनी होती है, करेक्ट। तो वो पेपर में जो इम्पल्सेस बनी होती है बेटा, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहीं पर आ गया सबसे पहला एक MCQ, जो उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसने डिस्कवर किया था बेटा? इसको डिस्कवर किया था विलियम आइंथोवेन ने। किन्होंने डिस्कवर किया था? विलियम आइंथोवेन। So ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during the cardiac cycle. Cardiac cycle का वीडियो देखा है ना? नहीं देखा है तो चलो फिर से जाओ देख कर आओ, मतलब ये वाला वीडियो देखने के बाद, ठीक है। So cardiac cycle में मैंने आपको वर्किंग ऑफ द हार्ट पढ़ाया था, करेक्ट। कैसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर डायस्टोल होता है, राइट। तो ये जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो हमारे हार्ट में चल रही होती है, उसको वो रिप्रेजेंट होती है आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ठीक है। अब देखो हार्ट को कैसे, क्या क्या ऐसा होता है कि आपको इम्पल्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी में मिल जाती है। देखो ये होता है आप मशीन, ठीक है। ये मशीन से कुछ चीजें होती है, वो चीजों को ऐसे 3 होते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स या फिर हम इसको लीड्स कहते हैं।
ये लीड्स हमारे बॉडी पे अटैच्ड होते हैं, दोनों भी रिस्ट पे अटैच्ड होते हैं, एक यहाँ पर होता है एक यहाँ पर होता है, ऐसे पूरा कप जैसा भी होता है और ऐसे स्टिक करने वाला भी होता है, ठीक है। तो दोनों भी रिस्ट में एक एक अटैच्ड होता है और एक जो होता है ना वो आपके लेफ्ट एंकल पे अटैच्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी में बात करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको पिकअप करते हैं, करेक्ट। हार्ट जो है वो डीपोलराइजेशन टू रीपोलराइजेशन स्टेट में चलता है, राइट। तो उस चीज को पिकअप करते हैं, कैसे पिकअप कर लेते हैं पता है आपको। देखो हार्ट कहाँ पर है, हार्ट आपकी डीप इनसाइड द थोरैसिक कैविटी है, करेक्ट। और हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है, बहुत सारे फ्लूइड्स है ना, बॉडी फ्लूइड्स है, जैसे कि ब्लड हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया, लिम्फ फ्लूइड हो गया। तो ये फ्लूइड के वजह से ओके एक इम्पल्स जो होती है, हार्ट की जो एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो हमारे सरफेस ऑफ द बॉडी में मिलती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हमारी हार्ट की वो हमारे बॉडी के सरफेस में होती है, जो कि हम चेक करते हैं इन ईसीजी, ठीक है। तो अब हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं, अब ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं बेटा, वो कौन से स्टेट में रहते हैं, यूजुअली वो बेटा डीपोलराइज्ड स्टेट में, ओके। जब वो डीपोलराइज्ड स्टेट में होते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो रेंज है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की दैट इज रनिंग बिटवीन -60 मिली वोल्ट टू +10 मिली वोल्ट। कितना, -60 मिली वोल्ट टू 10 प्लस मिली वोल्ट। तो जब हमारे हार्ट चेम्बर्स ये रेंज में होते हैं तो हमारे हार्ट में क्या हो रहा होता है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। और जब रीपोलराइजेशन होता है, जब रीपोलराइजेशन होता है तो ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है +10 मिली वोल्ट टू -60 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में चल रही होती है वो इस रेंजेस में कैरी करती है। मींस डीपोलराइज स्टेट में वो -60 मिली वोल्ट से लेके कहां तक चली जाती है, 10। और रीपोलराइजेशन स्टेट में हार्ट चेम्बर किधर पे होता है बेटा, 10 +10 मिली वोल्ट पे वो होता है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट योर बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, क्यों एक्चुअली ये इम्पल्स जनरेट, क्यों ये इम्पल्सेस हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आ पाती है, बिकॉज हमारा जो हार्ट है दैट इज सराउंडेड बाय सर्टेन फ्लूइड्स, एंड वो फ्लूइड्स की वजह से उसकी जो एक्टिविटी है वो हमें सरफेस, हमारे बॉडी के सरफेस पे रिकॉग्नाइज हो जाती है, करेक्ट। बिकॉज ये देखो ये लीड्स है, ये हम बॉडी हार्ट के अंदर तो नहीं डाल सकते ना, ये सरफेस ऑफ द बॉडी पे ही अटैच हो रही है जो पिकअप कर रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो अब क्या लिखा है देखते हैं एनसीईआरटी ने। सो पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, जैसे बताया, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। ये बेसिक ईसीजी की बात हो रही है, ठीक है। बट और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें उसके हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। बट अगर हमें उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन निकालना है, ठीक है, अगर हमें बहुत ज्यादा डिटेल में ईसीजी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जैसे हमें वो उसका ईसीजी बहुत डिटेल में चाहिए, तो उसके केस में हमें मल्टीपल लीड्स भी लगानी होती है इन द चेस्ट रीजन, ठीक है। तो एक बेसिक ईसीजी में सिर्फ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के बारे में बताया हुआ है, बट अगर हम एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो मल्टीपल लीड्स जो है वो ये तीन उसके साथ साथ मल्टीपल लीड्स जो है वो चेस्ट रीजन में लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बेटा बात करेंगे। तो अब ये है ईसीजी का डायग्राम, इसको ना एकदम अच्छे से भर देना एनसीईआरटी में। क्या करना है, भर देना एनसीईआरटी में, बस इधर पे ही हम सारा का सारा जो कंटेंट है वो लिख लेंगे और एग्जाम फोड़ कर आ जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है, मैंने पढ़ाया आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, सो ईच पीक इन द ईसीजी, तो ईसीजी में जितनी भी पीक है उनका एक स्पेसिफिक नाम है। ये रेंज होती है बेटा पी वेव टू टी वेव, दिख रहा है आपको। तो पहला ये जो ऊपर है, ये जो पहले जो कर्व ऊपर जा रहा है बच्चा, तो इसको कह रहे हैं हम पी वेव। फिर ये स्ट्रेट है, फिर ये नीचे की तरफ जा रही है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इसको क्या कह रहे हैं हम बेटा, इसको हम कह रहे हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं बेटा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में लास्ट में आ जाती है आपकी टी वेव। क्या आ जाती है, टी वेव, ठीक है। तो मैं पहले आपको डायग्राम समझा देती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेंगे। तो अब जो पी वेव है,
ये पी वेव क्या बताती है? ये पूरा जो पी टू टी वेव है ना, ये आपकी एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस 0.8 सेकंड्स में रेंज हो रहा है। कितने इसमें रेंज हो रहा है ये पी टू एट? 0.8 सेकंड्स में, बिकॉज कार्डियक साइकिल होती है आपकी 0.8 सेकंड्स की। ठीक है, तो अब जो पी वेव है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पी वेव से शुरू होता है आपका एट्रियल सिस्टोल। क्या शुरू होता है बेटा? एट्रियल सिस्टोल। अगर मैं एट्रियल सिस्टोल कह रही हूँ तो क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? यस। तो यहाँ रीजन लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसे नोड जो होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ऐसे नोड में इम्पल्स, ऐसे नोड क्या है? पेस मेकर है, ऑटोमेटिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, तो वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है। ऐसे नोड के वजह से देखो हार्ट में थोड़ा गंदा ही डायग्राम है यहाँ पर होता है अराउंड आपका ऐसे नोड। तो ये जो ऐसे नोड है, और ऐसे नोड से एक फाइबर्स निकलते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको कहते हैं हम बैकमेन फाइबर्स। तो ये ऐसे नोड और बैकमेन फाइबर्स जो होते हैं ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे नोड, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपका एट्रिया। तो एट्रियल कॉर्सिस्टोल जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव। तो जब एट्रियम, दोनों भी एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन शुरू करते हैं तो ये करीबन करीबन कॉन्ट्रैक्शन जाता है आपका मिड ऑफ द आर वेव तक। कहाँ तक जाता है बेटा? आर, मतलब क्यू पे भी थोड़ा सा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ है ना तो उसका इफेक्ट लॉन्ग करेगा। यस और नो? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल पंखा है ऊपर, पंखे की बटन बंद कर दी, तुरंत बंद हो जाएगा क्या? तुरंत बंद होगा? नहीं बंद होगा, इट विल टेक टाइम, राइट? धीरे धीरे बंद होगा। वैसे ही जब हम पी वेव, मतलब जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो तुरंत थोड़ी स्टॉप हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो शुरू होगा पी वेव से, किधर तक पहुंच रहा है? पहुंच रहा है मिड ऑफ द आर वेव तक। किधर तक पहुंच रहा है? मिड ऑफ द आर वेव तक आपका एट्रियल सिस्टोल पहुंच रहा है। और एट्रियल सिस्टोल को हम कहते हैं दैट पी वेव रिप्रेजेंट, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मिड ऑफ द आर वेव तक जा रहा है। ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल हो गया, करेक्ट, दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाता है। यस और नो? ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ से करीबन आपका शुरू होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या शुरू होता है बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये भी सिस्टोल, ये तो वेंट्रिकल का सिस्टोल है जहां पर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जा रहा है, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। तुरंत बंद होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कब तक पहुंचेगा? ये आपके जाएगा एंड ऑफ द टी वेव तक। कहाँ तक जाएगा ये आपके बेटा? एंड ऑफ द टी वेव। एंड ये वेंट्रिकल, और जब आपको पूछा जाएगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप क्या बताओगे? वेंट्रिकुलर डी या री? जल्दी बोलो, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या बता रहा है बेटा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, करेक्ट। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बता रहा है आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब आते हैं आपके लास्ट पे जिसको कहते हैं हम टी वेव। तो ऑब्वियसली जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद कौन सा स्टेप आता है बेटा कार्डियक साइकिल में? जॉइंट डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यस और नो? तो टी वेव जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर, अब डायस्टोल बोल रही हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोल रही हूँ, सिस्टोल नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाली हूँ? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्या है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, जिसको आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कह सकते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिसको आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कह सकते हो, करेक्ट। तो जब एट्रियल सिस्टोल शुरू हुआ पी वेव से, पी वेव ने रिप्रेजेंट किया कि यस एट्रियल स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। बट वो सिस्टोल खत्म हुआ आर के मिड तक। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ,
फिर आपका फाइनली डायस्टोल शुरू हुआ। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो उधर क्या एट्रिया में क्या चेंज आ रहा होगा, जल्दी से बताओ। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एट्रिया डायस्टोल हो रहा है? तो यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? एट्रियल डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। एंड देन फाइनली आपके टी से जो नेक्स्ट पी वेव आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिर से पी वेव आएगा ना, करेक्ट। तो आपका जो टी वेव है उसके बाद से आपके पी वेव तक, यहाँ तक क्या चलेगा? पूरा का पूरा जॉइंट डायस्टोल लास्ट होगा, ठीक है, वो मतलब फिनिश होगा, तब जाके पी फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो सिस्टोल और डायस्टोल का जो इफेक्ट है वो थोड़ा लंबा तक चल रहा है, समझ में आ रहा है डायग्राम से? ठीक है, तो यही आपको पूछते हैं पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए बेटा, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल सिस्टोल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, इतनी छोटी सी लाइंस में उसने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। दिमाग वाली है ना एनसीईआरटी, बुक दिखने में इतनी छोटी दिखती है ना, लेकिन पढ़ते पढ़ते ना नानी याद आ जाती है, पर कंसेप्ट कभी कभी क्लियर नहीं होते। चलो, so the P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria. हाइलाइटर यूज करना तो बनता है। तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या फिर आप डीपोलराइजेशन, जैसे कि मैंने लिखा है। क्यूआरएस रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, अगेन मैंने लिखा है, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दिख रहा है क्या कर रहा है? उसने कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट किया है, एंड ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इट स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। देखो क्या लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली, मतलब तुरंत क्यू पे नहीं शुरू हो गया है, वो तुरंत क्यू पे नहीं शुरू हुआ है, क्यू के जस्ट थोड़ी देर बाद वो शुरू हुआ है, एंड उसने मार्क करी है बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझ में आया? मैंने क्यू आर पे पॉइंट आउट किया अभी, बच्चा समझ में आया? ठीक है, चलो फिर टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल रीपोलराइजेशन। तो टी वेव क्या कर रहा है? अब रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ पर खत्म होते हुए दिखाया है? टी में खत्म होते हुए दिखाया है ना, ये लाइन एनसीईआरटी की सोना है, सोना कि एंड ऑफ टी वेव कहाँ पर, और एंड ऑफ टी वेव क्या बता रहा है? एंड ऑफ सिस्टोल। मार्क करो इसको जल्दी से। So obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heart rate. ठीक है, तो अभी अगर मुझे heart rate, ठीक है, because ventricular contraction हो रहा है, तो obviously QRS is representing the ventricular contraction. तो मैं जितने, अगर मैं 1 मिनट में काउंट कर रही हूँ तो उससे मुझे हार्ट रेट मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्टली एनसीईआरटी एमसीक्यू। Since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation indicates a possibly abnormality or disease. तो ये normal है, ठीक है, अगर यहाँ से कुछ भी change होता है तो it represent the abnormality. Hence, it's of a great clinical significance. तो ECG जो है वो बहुत ही clinically important है, because obviously इसे बहुत सारी diseases के बारे में पता चल सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक डिसीज है जिसको हम कहते हैं वॉक, सॉरी इट्स वॉक पार्किंसंस वाइट, वॉक पार्किंसंस वाइट। तो ये वॉक पार्किंसंस वाइट में इट्स अ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, हार्ट डिसीज का लाइक इट्स प्रेजेंट सिंस बर्थ, एंड यहाँ पर जो नॉर्मल हार्ट बीट होना चाहिए वो कंपैरेटिवली फास्ट बीट करता है। सो हार्ट जो होता है वो फास्ट बीट करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या क्या चेंज होती है? शॉर्ट पीआर इंटरवल एंड प्रोलॉन्ग क्यूआरएस। तो अगर क्वेश्चन आता है, ऐसे तो नहीं आएगा बट स्टिल अगर आता है तो आपको ये पता होना चाहिए। सो जस्ट प्लीज राइट इट इन योर एनसीईआरटी। एज हमारी एनसीईआरटी डिसऑर्डर्स में मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में भी बताती है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो ईसीजी होगा बंदे का, वो कैसा दिखेगा पता है? इसमें जो टी वेव होगी ना बेटा वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है, यहाँ पे कैसे सीधी दिख रही है, यहाँ पर उल्टी होगी। एसटी सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा एलिवेटेड होगा,
ST सेगमेंट विल बी एलिमिनेटेड एंड बहुत सारे एबनॉर्मल क्यू वेव दिखेगी। क्या दिखेगी बेटा? एबनॉर्मल क्यू वेव। तो ये होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। अगर एनलार्जमेंट ऑफ ऑरिकल्स, अगर एट्रियम एनलार्ज है तो ऑब्वियसली कौन सा एरिया आपको एनलार्ज दिखेगा, कौन सी वेव एनलार्ज दिखेगी? इट विल बी टी वेव। ठीक है, समझ में आया आपको? ईसीजी सिंपल शॉर्ट क्विक वीडियो ऑन ईसीजी। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना, इसको यूएसपी बना दो। ठीक है, इसी पे सब कुछ फिलअप कर दो एंड बहुत इजीली आपको आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट में समझ में नहीं आया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल श्योरली 110% आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। एंड एक और बात, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए, देखो ऑब्वियसली मैं एनसीईआरटी से तो पढ़ा ही रही हूँ, बट इसके ऑब्वियसली मुझे भी एनसीईआरटी में मतलब मैं भी थोड़े नोट्स बना लेती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स मी टू टीच यू ऑल। सो ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे यूजुअली आई ट्राई कि मैं नोट्स अपलोड करती रहूं। ठीक है, तो आपको नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, एनसीईआर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है। सो I hope you all have understood the video. इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है that will be coming up soon. ठीक है, अभी थोड़ा लेट आ रहा है because MCQs as NEET is near. I want that I upload lot of MCQ. Almost 250 से 300 MCQ एक वीक में चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी आपके पास करीबन I would say that this is जून फुल मंथ है। तो अगर आप देखें, तो अगर आप चैनल को फॉलो करेंगे, तो अगर मैं 200 MCQs भी एक वीक में अपलोड कर रही हूँ बेटा, मतलब शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो में, तो आप 800 से 1000 एमसीक्यूज तो मिनिमम है, शायद 1500-1600 हो जाएंगे एमसीक्यूज। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैं आपकी जो 1500-1600 एमसीक्यूज की जो प्रिपरेशन है वो जुलाई तक करवा सकती हूँ। ठीक है, जुलाई तक करवा सकती हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हैं। अब रोज रोज शॉर्ट्स भी आएंगे। ठीक है, लॉन्ग वीडियोस होंगे, उसके साथ शॉर्ट्स भी आएंगे जिसमें 6 एमसीक्यूज आएंगे। तो समझ में आ रहा है कितने एमसीक्यू की सॉल्विंग हो रही है? जितना ज्यादा आप एमसीक्यू के थ्रू गो थ्रू करोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। सो आई वुड लाइक टू एंड अप द वीडियो। Thank you for listening. So if you have liked the video, do hit the bell icon and do subscribe to my channel. Follow me on Instagram and do support me. Bye. Take care. Study hard. Work hard for your dreams. हमें क्या बनना है? डॉक्टर। सुबह सुबह उठो, अपने सामने वो अपने आप को व्हाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप के साथ इमेजिन करो। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? बूस्ट कर देगा। ओके, चलो बाय, टेक केयर, मीट यू सून, बाय बच्चा पार्टी, बाय।